नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में रीजनल प्लानिंग का लेक्चर नंबर 11 होने वाला है। ये कंप्लीट क्रैश कोर्स चल रहा है अपना रीजनल प्लानिंग इन ज्योग्राफी कंप्लीट क्रैश कोर्स लेक्चर नंबर 11। और इसमें आज के लेक्चर में हम जो रीजनल इम्बैलेंस होता है, प्रादेशिक असंतुलन या असमान विकास होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी मॉडल्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले रीजनल प्लानिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं, उपागम क्या क्या है, प्रोसेस क्या है, वो सब हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो काफ़ी लंबा ये अपना टॉपिक चलने वाला है। और इससे रिलेटेड सबसे पहले अपन ने थिंकर्स की थी, थिंकर्स को फिर अपन साथ साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर है रीजनल इम्बैलेंस पे। देखते हैं प्रादेशिक असंतुलन क्या होता है, रीजनल इम्बैलेंस में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनका योगदान रहता है। तो प्रादेशिक असंतुलन, प्रादेशिक असंतुलन का मतलब है कि हम देखते हैं विश्व के कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पर डेवलपमेंट का जो स्तर है, विकास का जो स्तर है, वो बहुत ज़्यादा विकसित है, उच्च डेवलपमेंट है, कहीं पे उच्च विकास है। और जैसे कि पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र हो गया, पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र हो गया। और कुछ जो देश हैं विश्व के, वहाँ पर जो विकास का स्तर है वो काफ़ी निम्न है। जैसे अपन दक्षिण अमेरिका के देश बोल सकते हैं, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप के देश बोल सकते हैं। तो यहाँ जो विकास का स्तर है वो काफ़ी निम्न है। तो ऐसा क्यों है, ये पूरे विश्व में एक इम्बैलेंस या असंतुलन देखने को क्यों मिलता है, उसके कारण हम देखेंगे। और उनको मेजर, उसकी कसौटी या क्राइटेरिया क्या है वो देखेंगे, कसौटी या क्राइटेरिया क्या है वो देखेंगे। और इससे आगे वाले लेक्चर में हम टेक्निक्स देखेंगे, रीजनल इम्बैलेंस को मेजरमेंट करने की टेक्निक्स क्या क्या है वो देखेंगे। कोरोप्लेथ मेथड से उनको मैप पे उतारने की या आलेखन करने की विधियां हैं वो सब देखेंगे। तो आज के लेक्चर में रीजनल इम्बैलेंस अपना मेन टॉपिक है। और उसके साथ साथ रीजनल इम्बैलेंस के सिद्धांत, जैसे कि जो भी अपन ने सिद्धांत पढ़े हुए हैं, थोड़े से जब थिंकर्स देखे थे अपन ने, तो उसमें एक ब्रीफ अपन ने लिया है उनका, सभी सिद्धांतों का। तो उनमें क्या है कि सभी सिद्धांत ऐसे नहीं है कि एक साम्य अवस्था या संतुलित विकास का वो अग्रणी हो। कुछ सिद्धांत ऐसे भी हैं जो जिनका ये मानना है कि अगर हम एक प्रदेश का इतना ज़्यादा विकास करें कि वो पूरे प्रदेश के लिए संसाधन है वो प्रोवाइड करें, पूंजी है, निवेश है, वो सब प्रोवाइड करें, तो ये भी एक विकास का तरीका हो सकता है। और आज भी जब अपन विश्व में विकास का देखते हैं तो वो सब इसी प्रकार से, एक क्षेत्र है उसका बहुत ज़्यादा विकास है, बाकी सभी जो क्षेत्र हैं वो इतने ज़्यादा विकसित नहीं हो पाए हैं। तो एक क्षेत्र का असंतुलित विकास करके या फिर बहुत ज़्यादा विकास करके अपन पूरा जो क्षेत्र है उसका विकास कैसे कर सकते हैं, वो अपन रीजनल इम्बैलेंस में पढ़ेंगे, प्रादेशिक असंतुलन में पढ़ेंगे। तो प्रादेशिक असंतुलन का मतलब समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अपने डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा सिद्धांत है वो रीजनल इम्बैलेंस से रिलेटेड है। तो आपको 4 सिद्धांत दे देंगे, फिर उनमें से अपने को छांटना पड़ेगा। तो इसमें देखते हैं, प्रादेशिक एवं स्थानिक विशेषताओं या विभिन्नताओं के कारण विश्व के सभी भागों में विकास के स्तर में भिन्नताएं पाई जाती है, जिन्हें समुचित रूप से प्रादेशिक असंतुलन कहते हैं। ये भी यही कह रहा है, जैसे कि पश्चिमी यूरोप है वो क्षेत्र ज़्यादा विकसित है अन्य क्षेत्रों की तुलना में, या फिर अपन अफ्रीका का एक रीजन ले लें, अफ्रीका का रीजन ले लें, तो इन दोनों में जो एक असंतुलन पाया जाता है उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रादेशिक असंतुलन बोलेंगे। वो प्रादेशिक असंतुलन किसी भी प्रकार का हो सकता है, प्राकृतिक संसाधनों के कारण हो सकता है, वहाँ की विशिष्ट स्थिति के कारण हो सकता है। तो अपन कारण देखते हैं प्रादेशिक विषमता के या प्रादेशिक असमानता के कारण देखते हैं। सबसे पहला है संसाधनों का असमान वितरण। हमें पता है कि संसाधन है वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा जो क्षेत्र है विश्व का वहाँ समान संसाधन पाए जाएं। इसी प्रकार से भौगोलिक विषमताएं, भौतिक एवं सांस्कृतिक विषमताएं भी हो सकती हैं। भौतिक का मतलब प्राकृतिक, भौतिक और सांस्कृतिक या सामाजिक विषमताओं के कारण भी जो रीजनल इम्बैलेंस है वो पैदा हो सकता है। सामाजिक पिछड़ापन हो सकता है, कोई समाज है वो टेक्नोलॉजी को अपनाने में बिल्कुल इच्छुक नहीं है, टेक्नोलॉजी का लेवल है वो निम्न स्तर का है, तो यहाँ क्या होगा, सामाजिक पिछड़ापन होने के कारण उस प्रदेश का संतुलित विकास नहीं हो पाएगा। औपनिवेशीकरण भी हो सकता है। यहाँ क्या हुआ कि संसाधन जो है वो सभी इनका अति दोहन किया गया, संसाधनों का अति दोहन किया गया। और वर्तमान में जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके पास संसाधन नहीं होने के कारण या फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होने के कारण वहाँ पिछड़ापन है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि पहले जो पूरा विश्व है वो लगभग ब्रिटिश कॉलोनी रहा था। तो औपनिवेशीकरण के कारण भी रीजनल इम्बैलेंस पाया जाता है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से कोई देश है उसको गृह युद्ध का सामना करना पड़ा हो, गृह युद्धों का सामना करना पड़ा हो, शीत युद्ध या फिर शीत युद्ध कह सकते हैं, या फिर अन्य जो भी युद्ध है उनका सामना करना पड़ा हो, तो ये ऐतिहासिक कारणों में भी हो सकता है। राजनीतिक और सरकारी कारण भी हो सकते हैं, जैसे साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, उसमें जो लोक कल्याण है, सामाजिक कल्याण या लोक कल्याण की नीतियां हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसी प्रकार से एकात्मक सरकार है या फिर साम्यवादी सरकार नहीं, पूंजीवादी सरकार है, तो वहाँ पूंजीवादी नीतियों को प्रोत्साहन दिया जाता है और लोक कल्याण है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। यहाँ आर्थिक विकास पर ज़्यादा बल दिया जाता है। आर्थिक विकास
पूंजीवादियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यहाँ नीतियाँ बनाई जाती है। तो राजनीतिक और सरकारी कारण भी हो सकते हैं, पूंजी का अभाव भी हो सकता है किसी देश में। जैसे ये सभी कारण अगर मिला लें, भौगोलिक विषमताएं भी हो, संसाधनों का असमान वितरण हो, पहले से कोई कॉलोनी रहा हुआ हो, तो यहाँ अगर पूंजी का अभाव है, अगर इन्वेस्ट यहाँ नहीं किया जा सकता, तो फिर वो संसाधन है थोड़े बहुत उनका भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे कारण हो सकते हैं प्रादेशिक असमानता के, रीजनल इम्बैलेंस के। इनमें से अपन ने मेन देख लिए। अब हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना असमान विकास या रीजनल इम्बैलेंस की व्याख्या के सिद्धांत कौन कौन से। अपने डायरेक्ट यूजीसी नेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है हर बार, और कोई भी एग्जाम दे ले अपने ज्योग्राफी का जिसमें रीजनल ज्योग्राफी है, रीजनल प्लानिंग है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता ही है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत है वो एक असमान विकास की या साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम डेवलपमेंट या साम्यावस्था में विकास की व्याख्या नहीं करते हुए असमान विकास या असंतुलित विकास, किसी एक ध्रुव को या एक जो अपन वृद्धि केंद्र है उसको अगर अपन विकसित कर लें तो वो फैलकर पूरा जो क्षेत्र है उसको आर्थिक लाभ पहुंचाए, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, आर्थिक, इसको बोलेंगे अपन असमानता या असमान विकास का सिद्धांत। तो इसमें सबसे पहले है केंद्र परिसर मॉडल या कोर पेरिफेरी मॉडल। कोर पेरिफेरी मॉडल में क्या होता है कि कोर तो हमेशा शक्तिशाली रहेगा, कोर हमेशा शक्तिशाली रहेगा, और पेरिफेरी है उससे क्या करेगा, संसाधनों का जो शोषण है या आकर्षित करेगा संसाधनों को अपनी ओर। श्रम, पूंजी, निवेश, टेक्नोलॉजी, तो ये सब क्या होंगे, कोर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और कोर है वो और ज़्यादा ग्रो करेगा, समृद्ध बनेगा। तो केंद्र और परिसर जो मॉडल है उसमें कोर है वो किस पर निर्भर करता है, पेरिफेरी पर निर्भर करता है। पेरिफेरी अगर समृद्ध क्षेत्र होगा तो कोर भी बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, और ये एक पेरिफेरी के शोषण की प्रवृत्ति को जन्म देता है, इनका ये भी स्टेटमेंट है। तो केंद्र हमेशा परिधि की तुलना में अधिक विकसित या शक्तिशाली होता है, ये कोर पेरिफेरी मॉडल का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं रोस्टोव का आर्थिक मॉडल। रोस्टोव का आर्थिक मॉडल W रोस्टोव का दिया हुआ है, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं ये, और इनका क्या मानना है कि कोई भी देश है उसको निम्न जो 5 अवस्थाएं इन्होंने बताई आर्थिक विकास की, उनमें से गुजरना पड़ता है। और आज भी अगर अपन एग्जाम्पल लें तो हर देश है वो इनमें से कोई ना कोई एक जो स्टेज है उसमें चल रहा है। जैसे कि अपन देखते हैं नॉर्वे, स्वीडन, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, स्वीडन, वो सभी हाई कंजप्शन स्टेट में हैं। उनमें हाई टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का उच्च विकास है, हाई टेक्नोलॉजी का स्तर है वहाँ पर, और जो सोसाइटी है वो एकल सोसाइटी है। स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ये बहुत एडवांस लेवल की है यहाँ पर। यहाँ के लोग हैं वो 80+ इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोल सकते हैं अपन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो इनकी 80+ है, क्योंकि यहाँ बेहतर सुविधाएं हैं। तो ये सब देश क्या हैं, यूरोप वाले देश हैं, ये व्यापक उपभोग की अवस्था या हाई कंजप्शन स्टेज में है। और अभी अपन देखते हैं पारंपरिक समाज है, जैसे नाइजीरिया हो गया, चाड हो गया, नाइजीरिया, चाड, ये वाले देश हैं, ये अभी भी पारंपरिक समाज में हैं। यहाँ पर जो सामाजिक अंधविश्वास है उनका बोलबाला है, और यहाँ जो समाज है यहाँ का वो एकल समाज न होकर जो परंपरागत समाज है वो यहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट है उत्प्रस्थान के लिए पूर्व परिस्थितियाँ। कुछ ऐसे देश हैं जो उत्प्रस्थान के लिए पूर्व परिस्थितियों में, जैसे कि यहाँ कुछ जो औद्योगिक केंद्र है उनका विकास हो गया है, तो यहाँ उद्योगों का विकास है वो शुरू हो गया है। नेक्स्ट है उत्प्रस्थान की अवस्था। उत्प्रस्थान की अवस्था है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो गया है पूरी तरह से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो भी यहाँ प्रयास शुरू हुए थे वो यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। और इसके बाद आता है परिपक्वता की ओर प्रस्थान। परिपक्वता की ओर प्रस्थान में ये है कि यहाँ पर लोक कल्याणकारी जो नीतियाँ हैं उनको बढ़ावा मिलना शुरू हो जाता है। लोक कल्याणकारी नीतियाँ हैं उनको बढ़ावा मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ तक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही चल रहा था, और यहाँ आकर वो अपनी जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं उनसे बढ़कर निवेश किया जाता है किसी भी देश में। तो ये परिपक्वता की ओर प्रस्थान या ड्राइव टू मेच्योरिटी स्टेज इसको बोलेंगे। तो W रोस्टोव की ये 5 स्टेजेस हैं, इनको एक बार फिर से अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। कितना निवेश होता है किसी अर्थव्यवस्था में, कौन सी स्टेज में कितना अर्थव्यवस्था में निवेश होता है, सामाजिक या आर्थिक जो स्थान है उसका वो किस प्रकार का होता है वो भी देखेंगे। तो यहाँ W रोस्टोव का मॉडल है वो असमान विकास को परिभाषित करता है या असमान विकास का प्रतिनिधित्व करता है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है संचयी परिणामी मॉडल। संचयी परिणामी मॉडल या क्यूमुलेटिव पोजीशन थ्योरी है, ये गुन्नार मेल्डाल की है। गुन्नार मेल्डाल ने ये बताया कि जैसे कोई एक रिच एरिया है, संसाधन में एक संपन्न एरिया, संसाधन संपन्न एरिया है, तो वहाँ क्या होगा, यहाँ पूंजी का निवेश होगा, पूंजी भी आएगी, श्रम का निवेश होगा, मैनेजमेंट करने वाले भी यहाँ आएंगे, इंडस्ट्री स्थापित होगी, यहाँ पर इंडस्ट्री स्थापित होगी। इंडस्ट्री स्थापित होने से यहाँ पर बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो जाएगा, तो यहाँ और जो लघु उद्योग हैं इसके ऊपर जो डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी यहाँ डेवलप हो जाएंगी। यहाँ जो पूंजी निवेश
की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, और जो फर्म्स हैं जैसे लॉ से रिलेटेड लीगल फर्म्स हैं वो आ जाएंगी, मैनेजमेंट से रिलेटेड फर्म्स हैं वो आ जाएंगे, बहुत सारे जो एकत्रण बोलते हैं अपन उद्योगों का वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक रिच सोर्स संपन्न एरिया है एक, वो और ज़्यादा रिच हो जाता है। तो ये बताया है क्यूमुलेटिव पोजीशन थ्योरी में गुनार मेडाल ने। गुनार मेडाल की क्यूमुलेटिव थ्योरी क्या बोलती है कि एक संसाधन संपन्न क्षेत्र है वो और ज़्यादा संसाधन संपन्न होता है, और एक गरीब क्षेत्र है उससे पूंजी निवेश इत्यादि का बहिर्गमन हो जाने से वो और ज़्यादा गरीब हो जाता है, क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं होती। एक अगर अपन पुअर एरिया लें अपन एक, तो वहाँ पर जो भी संसाधन थोड़े बहुत होंगे, इंडस्ट्री होगी, तो वो भी क्या करेंगे कि एक विकसित क्षेत्र की ओर जाना चाहेंगे। यहाँ की जो भी प्रतिभा है यहाँ की, थोड़ा बहुत टैलेंट होगा, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लीगल कंसल्टेंट वगैरह, वो सब क्या करेंगे, एक बड़ा जो एक क्षेत्र है या एक रिसोर्सेज एनरिच एरिया है, संसाधन संपन्न क्षेत्र है, वहाँ अपनी प्रतिभा है, क्योंकि इनको वहाँ पैसा ज़्यादा मिलेगा, फैसिलिटी ज़्यादा मिलेगी, रहने की सुविधा, जीवन स्तर उच्च रहेगा इनका। तो ये क्या करेंगे कि जो प्रतिभा है उसका पलायन हो जाएगा, ब्रेन ड्रेन बोलते हैं इसको अपन, प्रतिभा पलायन को प्रोत्साहित करेगा। तो रिसोर्स में जो पहले से एक पुअर एरिया था वो और ज़्यादा पुअर हो गया, क्योंकि वहाँ की जो भी प्रतिभा थी वो सब कहाँ चली गई, संसाधन संपन्न क्षेत्र में चली गई। तो ऐसा गुनार मेडाल का कहना है, और इनका एक स्टेटमेंट है कि वह क्षेत्र गरीब है चूंकि वह गरीब है, वह क्षेत्र गरीब है, वह क्षेत्र गरीब है चूंकि गरीब है, चूंकि गरीब है। तो एक ये इसी से रिलेटेड है, क्यूमुलेटिव पोजीशन जो मॉडल है उसी से रिलेटेड है कि पुअर था एरिया, रिसोर्सेज में पहले से ही उसके पास कमी थी, और उसका जो थोड़ा बहुत रिसोर्सेज थे वो भी दूसरे क्षेत्रों में चले गए, तो वो क्या हो गया, और ज़्यादा उसमें हाशमेंट देखने को मिला, अपने को हाशमान, उसकी वृद्धि में हाशमान देखने को मिला। तो ये स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है बैकवॉश एंड स्प्रेड इफेक्ट। बैकवॉश एंड स्प्रेड इफेक्ट को अपन ने जब इंट्रोडक्शन लिया था तब भी देखा था कि कोई भी एक केंद्र है वो विकसित होता है, और फिर पूर्णतया उसका विकास होने के बाद जो विकास है वो अन्य क्षेत्रों की ओर जाता है। तो पहले जो विकास होगा यहाँ पर सब चीज़ों का एकत्रण होगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, बैकवॉश बोलेंगे। बैकवॉश बोलेंगे, अपनी परिधि से जो भी सेवाएं हैं वो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तब उसको बैकवॉश बोलेंगे। और यहाँ पूर्णतः विकास होने के बाद यहाँ जो भी इनोवेशन होते हैं या टेक्नोलॉजी होती है वो अन्य क्षेत्रों में उसका प्रसार होगा। टेक्नोलॉजी, थोड़ा इन्वेस्टमेंट है वो भी जाएगा, परिधीय क्षेत्रों की ओर इन्वेस्टमेंट है वो भी जाएगा। और तो इन सबको क्या बोलेंगे अपन, बैकवॉश। बैकवॉश तो था कि परिधि से केंद्र की तरफ संसाधनों का आना, और स्प्रेड इफेक्ट में क्या होगा, केंद्र से परिधि की ओर जाना। तो ये सब इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, ये सब अगर परिधि की ओर जाएंगे तो अपन इसको क्या बोलेंगे, स्प्रेड इफेक्ट या प्रसार प्रभाव बोलेंगे इसको अपन। तो संचयी परिणामी मॉडल और बैकवॉश एंड स्प्रेड इफेक्ट ये दोनों ही रीजनल इम्बैलेंस जो है उसकी व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है ध्रुवीकरण और टपकन सिद्धांत, ट्रिकल डाउन एंड पोलराइजेशन इफेक्ट। ये है हिशरमैन का है 1958 में। तो सबसे पहले क्या होता है, वृद्धि ध्रुव है या एक जो ग्रोथ पोल है उसका निर्माण होता है, ग्रोथ पोल का निर्माण होता है। जब पोल पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो जैसे अपने प्रसार पर प्रभाव पड़ा उसी तरह से इसमें टपकन बोल देते हैं या ट्रिकल डाउन बोल देते हैं, इसको। तो सेम टर्मिनोलॉजी अलग है, बाकी प्रोसेस सारा सेम है, ट्रिकल डाउन। और जब ये पोल बनता है तो इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। एक केंद्र है वो विकसित होता है, अपने जो परिधीय क्षेत्र है उसके संसाधनों को एब्जॉर्ब करके, तो उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। और पूरी तरह विकसित होने के बाद टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और इनको इनोवेशंस को, नवाचारों को, जो भी यहाँ पर प्रौद्योगिकी विकसित हुई उसको बाहर के क्षेत्रों में भेजता है, तो उसको ट्रिकल डाउन या टपकन बोलते हैं। तो ये हिशरमैन का सिद्धांत है। नेक्स्ट है मेट्रोपोलिस सैटेलाइट एरिया। मेट्रोपोलिस सैटेलाइट एरिया आंद्रे गुंडार फ्रैंक का है। इनकी डिपेंडेंसी भी थ्योरी भी है, इनकी गुंडार फ्रैंक की डिपेंडेंसी थ्योरी है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी भी है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी ये मैंने उस टाइम बताया था इंट्रोडक्शन। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी भी है और डिपेंडेंसी थ्योरी है। डिपेंडेंसी थ्योरी बोलती है कि कोर और जो पेरिफेरी है वो आपस में निर्भर करते हैं एक दूसरे पर। डिपेंडेंसी थ्योरी, कोर का विकास है वो परिधि के रिसोर्सेज किस प्रकार से हैं या परिधि और कोर के संबंध किस प्रकार से हैं उससे निर्भर करता है। तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है वो एक डिपेंडेंसी थ्योरी, अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, दोनों एक जैसे से हैं लगभग। ये तो ग्लोबलाइजेशन को बोलता है, ग्लोबलाइजेशन डायरेक्ट बोलता है ग्लोबलाइजेशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड सिस्टम में। और डिपेंडेंसी थ्योरी में ये कोर और पेरिफेरी के संबंधों पर बताया गया है, कोर पेरिफेरी के रिलेशंस हैं वो बताया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है, मेट्रोपोलिस सैटेलाइट मॉडल है वो क्या बोलता है कि विश्व के महानगरों का असीमित विकास उसके आसपास के क्षेत्रों में नगरीय विकास अनुषंगी नगरों तक ही सीमित हो गया है। इसमें क्या होता है कि जैसे अपन ने पढ़ा
जो गुनार मिडाल का मॉडल पढ़ा, बैकवर्स एंड स्प्रेड इफेक्ट, और हिस्टरमैन का मॉडल पढ़ा, ट्रिकल डाउन एंड पोलराइजेशन इफेक्ट। तो इनके अनुसार क्या है कि पहले कोर विकसित होगा और फिर कोर के पूरी तरह विकसित होने के बाद परिधि की तरफ विकास है हो जाएगा। जबकि गुंडार फ्रिंक क्या बोलते हैं कि एक जो बड़ा शहर है वो विकसित हो जाता है पूरी तरह से, तो जो विकास है वो पूरे प्रदेश में या पूरे क्षेत्र में न फैलकर उसके आसपास कुछ ऐसे काउंटर मैग्नेट का जो अपन एक कंसेप्ट देखते हैं उस हिसाब से उसके आसपास के जो अनुसंगी नगर होते हैं, सैटेलाइट टाउन है, वहीं तक सीमित रह जाता है, न कि पूरे ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों तक चला जाता है। ऐसा नहीं है कि एक शहर अगर विकास हो गया उसका पूरा, तो वो जो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है उसको भी विकास में ले लेगा। ये जो विकास है ये केवल सैटेलाइट टाउन्स जो है उस सिटी के उस तक ही सीमित रह जाते हैं। जैसे अपन ने एनसीआर का कंसेप्ट पढ़ा था, तो एनसीआर पूरी तरह से डेवलप हो गया तो अपन को उसके लिए काउंटर मैग्नेट है वो बनाने पड़े, काउंटर मैग्नेट। तो ऐसा नहीं है कि अगर एनसीआर में दिल्ली, हरियाणा, यूपी इनका भी एरिया आता है, हरियाणा, यूपी और राजस्थान का, तो ये नहीं है कि राजस्थान के गांव और यूपी के गांवों तक विकास पहुंचेगा। ये केवल यहाँ के जैसे अलवर, भरतपुर, ये जो सिटी इसमें एनसीआर में शामिल है काउंटर मैग्नेट में, वहीं तक ये विकास है ये सीमित रह जाएगा। तो मेट्रोपोलिस सैटेलाइट मॉडल जो है वो नाम से अपने को पता चल रहा है किस बारे में बोल रहा है ये, कि सैटेलाइट जो टाउन है उनका कंसेप्ट जो है वहीं तक विकास है वो सीमित हो जाता है, न कि असीमित विकास होता है। विकास ध्रुव सिद्धांत देखते हैं नेक्स्ट अपन। विकास ध्रुव सिद्धांत फ्रेंकाई पेरोक्स का दिया हुआ है, और पेरोक्स ने क्या बताया है कि विकास प्रक्रिया केंद्र से बाहर की ओर कार्य करती है, अर्थात इसने प्रसारी प्रभाव को महत्व दिया। मेन मॉडल हैं वो गुनार मिडाल के मॉडल से ही ऑलमोस्ट मैच करते हैं। किसी ने प्रसारी प्रभाव को महत्व दिया है, किसी ने बैकवॉश इफेक्ट को महत्व दिया। तो जो विकास ध्रुव का सिद्धांत है वो पेरोक्स ने बताया है, और विकास ध्रुव को विकसित करने का कार्य बोदुए या बॉडविले ने किया है। बोदुए या बॉडविले ने किया है, बॉडविले ने किया है। बॉडविले और समीर अमीन इनके शिष्य थे। समीर अमीन ये मिस्र के हैं, समीर अमीन मिस्र के हैं ये, और ये फ्रांसीसी हैं, ये फ्रांस के हैं। तो ये भी अपन ने देखा था विकास ध्रुव सिद्धांत, इसकी इमेज भी ऐड करी हुई है इसमें। विकास ध्रुव सिद्धांत क्या होता है, जैसे एक शुरू में क्या होता है, एक इंडस्ट्री लगाई, जैसे कि इंडस्ट्री का मतलब हो गया जैसे लोहा इस्पात उद्योग लगाया, जैसे लोहा इस्पात उद्योग लगाया, तो हमने क्या किया, कोल एरिया था, एक कोल प्रोड्यूसिंग एरिया था और एक आयरन प्रोड्यूसिंग एरिया था, तो ये एक की इंडस्ट्री हो गई। अब इसका जब विकास होगा तो यहाँ और भी बहुत सारी फर्म जो है वो यहाँ आ जाएंगी। यहाँ पर अपने को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो सकता है या विंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो सकता है। और इन सब को डील करने के लिए पैकेजिंग इंडस्ट्री है, पैकेजिंग या लोडिंग के भी जो ट्रांसपोर्ट का जो नेटवर्क है वो अपन को विकसित करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट, लीगल एडवाइस के लिए भी अपन को फर्म है वो बनानी पड़ेगी। और मैनेजमेंट की जो इंडस्ट्री है या मैनेजमेंट से रिलेटेड जो वर्क करने वाले लोग हैं, मैनेजमेंट वर्क वाले भी यहाँ आ जाएंगे, लीगल कंसल्टेंसी आ गए, पैकेजिंग लोडिंग वाले भी आ गए। तो इस प्रकार से क्या है कि छोटे छोटे केंद्र हैं वो इस इंडस्ट्री के आने से उससे लिंक्ड जो अन्य उद्योग हैं या अन्य छोटे मोटे वर्कर्स हैं वो भी यहाँ आकर्षित होते हैं। तो एक लिंक इंडस्ट्री की एक चेन टाइप में बन जाती है। इसी प्रकार से लोह इस्पात उद्योग, लोहा और जैसे कोयला प्रोवाइड करा के अपन ने ये एक इंडस्ट्री लगाई, तो इससे रिलेटेड और भी जो जैसे लोहे का सामान बनाने वाली इंडस्ट्री है, लोहे की चद्दर बनाने वाली इंडस्ट्री है वो भी यहाँ आ गई। लोहे की चद्दर बनाने वाले, लोहे के पाइप या तार बनाने वाली इंडस्ट्री है, पाइप या तार बनाने वाले उद्योग हैं वो भी आ गए। लोहे के कर्टन्स बनाने वाले हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो इंडस्ट्री हैं वो आ गई। तो एक अगर अपन ने उद्योग विकसित करते हैं अपन, तो वो पूरी तरह से विकास करता है और वो अन्य जो उद्योग हैं उनको भी आकर्षित करता है। तो ये ग्रोथ पोल मॉडल देखा था अपन ने, इसको फिर एक बार और डिटेल में देखेंगे। यहाँ अपन जो रीजनल इम्बैलेंस है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। रीजनल इम्बैलेंस कौन कौन से सिद्धांत है जो रीजनल इम्बैलेंस से रिलेटेड है वो देख रहे हैं अपन। तो अपन ने मेन जो सिद्धांत थे रीजनल इम्बैलेंस से रिलेटेड वो देख लिए। 6 सिद्धांत है, विकास ध्रुव सिद्धांत लास्ट था इसमें। नेक्स्ट है प्रादेशिक असंतुलन का मापन। जो रीजनल इम्बैलेंस है उसका मापन किस प्रकार से किया जाता है, तो उसके लिए क्या क्या कसौटी है, क्या क्या टेक्निक्स है। टेक्निक्स तो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें। और क्राइटेरिया क्या क्या है प्रादेशिक असंतुलन के मेजरमेंट का, या फिर कसौटी भी बोल सकते हैं इसको, कसौटी क्या है तो वो देखते हैं अपन। जैसे कि अपन को एक क्षेत्र का विकास करना है तो अपने लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या पैमाना होना चाहिए वो देखते हैं अपन। इसमें है संकल्पना अवधारणा। संकल्पना अवधारणा, मॉडल अवधारणा और स्थानिक अवधारणा, ये 3 अवधारणाएं हैं इसमें, संकल्पना, मॉडल और स्थानिक अवधारणा। तो सबसे पहले संकल्पना अवधारणा। संकल्पना या जो कंसेप्ट है उसमें क्या होगा कि विकास की प्रकृति को ध्यान में रखकर मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। जिस प्रकार से अपन को सामाजिक अगर विकास
करना है तो उसकी प्रकृति को ध्यान में रखेंगे, आर्थिक विकास करना है या राजनीतिक विकास करना है तो किस प्रकार का अपन को विकास करना है, उसकी प्रकृति को ध्यान में रख के अगर अपन विकास करते हैं और मापदंड निर्धारित करते हैं तो उसको बोलते हैं संकल्पना अवधारणा। मॉडल से नाम से ही पता चल रहा है कि अपन किसी एक प्रदेश जिसका विकास अच्छा हुआ है, प्रदेश या देश है कोई, तो उसका मॉडल एक उदाहरण आदर्श रूप में अपन प्रस्तुत करेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग अपन योजना बनाएंगे। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, उच्च कोटि के प्रदेश अथवा विकसित देश को मॉडल मानकर अन्य देशों या प्रदेशों के विकास का आंकलन किया जाता है। इस जो आदर्श वाला है उससे उसका तुलना की जाती है। तो इसमें क्या क्या पैरामीटर शामिल किए जा सकते हैं कि जो अपन ने आदर्श प्रदेश या मॉडल प्रदेश लिया है उसमें प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितनी है, शिक्षा का स्तर कैसा है, जो एनर्जी कंजप्शन है वो कितना है, उपभोग का स्तर कितना है, पर्यावरणीय पहलू है वहाँ के वो किस प्रकार से हैं। तो मॉडल प्रदेश की अवधारणा इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है स्थानिक अवधारणा। स्थानिक अवधारणा में स्थान से रिलेटेड है, ये स्थान से, तो स्थान के संदर्भ में वहाँ जो पर्टिकुलर अपन अगर एक मेडिकल सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर अपन एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर विकास कर रहे हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग होगा। मेट्रोपॉलिटन सेक्टर ले रहे हैं अपन तो स्थान क्या है वहाँ का, किस स्थान पर अपने को इन्वेस्ट करना है, किस स्थान में अपने को मैनेजमेंट करना है, तो उससे हिसाब से करेंगे। तो अगर मेडिकल सेक्टर में कर रहे हैं तो इसमें एक क्राइटेरिया है कि प्रति लाख व्यक्तियों पर डॉक्टरों की संख्या के अतिरिक्त लोगों की पहुँच क्या है। इसमें एक रेशियो देख लेंगे अपन कि पर एक लाख, जैसे 1 लाख व्यक्ति हो गए उन पर कितने नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो हो गया। जैसे ये पेशेंट या पीपल भी बोल सकते हैं, पॉपुलेशन और डॉक्टर का रेशियो क्या है। और महानगर है, जैसे अपन एक सिटी लिया है या एक मेट्रोपॉलिटन सिटी लिया है तो वहाँ पर तो मनोरंजन है उस पर कितना, जैसे पूरा एक 100% एरिया ले लिया अपन ने, सिटी का 100% ले लिया तो यहाँ का 15% एरिया है वो मनोरंजन के लिए है, 5% है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, यहाँ पर 10% है वो एजुकेशन पर है। तो इस प्रकार से स्थानिक अवधारणा है वो कृषि, उद्योग या परिवहन इनमें भी लागू की जा सकती है। तो स्थानिक अवधारणा में स्थान से बेसिकली ये रिलेटेड है। नेक्स्ट अपन देखते हैं भारत में प्रादेशिक असंतुलन को किस प्रकार से समझा सकते हैं। भारत में प्रादेशिक असंतुलित विकास के सूचक तो अपन ने देख ही लिए। विकास दर जो होती है वो भी इसको बताती है, रीजनल इम्बैलेंस को, प्रति व्यक्ति आय है वो अगर कम होगी, रीजनल इम्बैलेंस ज़्यादा होगा। निर्धनता रेखा से या बीपीएल जो पॉपुलेशन है उसका कितना प्रतिशत है, बीपीएल प्रतिशत, बेरोजगारी की रेट क्या है, बेरोजगारी का प्रतिशत क्या है, और इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलपमेंट है या नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का वहाँ पर स्तर कैसा है। क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे रेलवेज, रोडवेज, ट्रांसपोर्ट अगर ये अच्छा होगा तो यहाँ पर जो उद्योगपति हैं वो उद्योग लगाने में इंटरेस्टेड रहेंगे। नेक्स्ट है शस्य गहनता या सिंचाई गहनता। तो शस्य गहनता कितनी है वहाँ की, जो ग्रोस क्रॉप एरिया है वो कितना है। तो पंजाब की शस्य गहनता है वो सबसे ज़्यादा है अपने भारत में, तो शस्य गहनता भी देखी जाती है। तो ये विकास के जो पैरामीटर है या अपन मेजरमेंट बोल सकते हैं इनको, इनके आधार पर इसका मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट भारत में किन किन विद्वानों ने रीजनल इम्बैलेंस पर वर्क किया है, तो वो है अशोक मित्रा को अपन ने टर्सरी डायग्राम से याद किया था, और इनके जो संसाधन प्रदेश थे वो भी अपन ने याद किए थे, 7 इंटू 3 21 और 21 इंटू 3 63 होता है, तो 63 में 1 और ऐड करना था 64। तो ये इनके अपने प्रदेश भी याद किए थे। 7 थे स्थूल प्रदेश या मैक्रो प्रदेश, 21 मेसो या मध्य स्तर के, और 64 क्या थे, लघु या माइक्रो स्तर के। तो ये अपन यहाँ एक एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन और मिल गई आपको। टर्सरी डायग्राम बनाया था और इन्होंने जिला स्तर पर प्रादेशिक विषमता का प्रदर्शन किया था। 1971 में के बी सुंदरम ने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस टेक्निक जो है PCAT टेक्निक है उसका प्रयोग करते हुए 14 चरों का प्रयोग किया था और अविकसित भारत की पहचान की थी। तो जब अपन प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस टेक्निक पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कि क्या क्या होते हैं। इसमें जितने चर होते हैं उतने ही घटक होते हैं। जैसे 14 चर हैं, इसमें चर का मतलब वेरिएबल, 14 वेरिएबल्स हैं, तो इसमें 14 कंपोनेंट्स को अपन लेंगे। 14 कंपोनेंट्स में क्या क्या हो सकता है, पर कैपिटा इनकम हो सकती है, कंजप्शन हो सकता है, एनर्जी कंजप्शन हो सकता है, इस प्रकार से शस्य गहनता। तो इसमें चरों को कम करते जाते हैं। तो इस प्रकार से ये विधि है, इसको देखेंगे डिटेल में। कंप्यूटर बेस्ड ये मेथड है, PCAT जो मेथड है ये कंप्यूटर बेस्ड मेथड है, जटिल विधि है, पर इसके जो परिणाम होते हैं वो सटीक होते हैं। तो अशोक मित्रा के बाद KB सुंदरम ने अविकसित भारत की पहचान करी थी PCAT मेथड के द्वारा, और इन्होंने जितेदार विकास बताया था कि कहीं कहीं विकास होना, जैसे एक पूरे अपन इंडिया का एक एरिया ले तो सब जगह विकास नहीं होकर कुछ जो क्षेत्र हैं वो अधिक विकसित हैं, कुछ क्षेत्र अधिक विकसित हैं, और कहीं विकास है वो बिल्कुल ही नहीं है। तो इसको चित्तीदार का मतलब है धब्बा जिस प्रकार से होता है, चित्ती या धब्बा बोल सकते हैं अपन। धब्बा एक होता है क्लोट टाइप का, तो उस विकास की इन्होंने पहचान करी KB सुंदरम ने।
नेक्स्ट देखते हैं 1999 में मोनी ने 1991 के जनसंख्या आंकड़ों का प्रयोग करते हुए 38 चरों का प्रयोग करते हुए विकास के स्तरों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया। तो ये भी ध्यान रख सकते हो आप, के.बी. सुंदरम, अशोक मित्रा और मोनी का वर्क आता है इसमें। भारत में रीजनल इम्बैलेंस पर वर्क किया है इन तीनों ने। तो मौन आंकड़ों को मानचित्र पर प्रदर्शित किया, इस ऐसे याद रख सकते हो आप इसको, मौन आंकड़ों को मानचित्र पर प्रदर्शित किया। मौन आंकड़ों को मानचित्र पर प्रदर्शित किया किसने? मोनी ने। मौन जनसंख्या आंकड़े या मौन आंकड़े तो वैसे भी मौन ही होते हैं, बोलते थोड़ी ना। तो इस प्रकार से इसको अपन ने देख लिया, भारत में रीजनल इम्बैलेंस को भी देख लिया। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अपने, चित्तीदार विकास है उसकी संकल्पना किसने दी थी, या चित्तीदार विकास जो टर्मिनोलॉजी है वो किसने यूज करी थी। ये कोर पेरिफेरी मॉडल से रिलेटेड एक डायग्राम है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ परंपरागत समाज है, जैसे ये परंपरागत समाज है, पूरी तरह से समान है विकास का स्तर, कहीं भी मतलब अविकसित है। ये परंपरागत समाज है, कहीं भी ज़्यादा जो औद्योगिक केंद्र है वो विकसित नहीं हुए हैं। फिर इसमें एक प्रधान शहर बनता है, प्रधान शहर बनता है जो अपने आसपास जो पेरिफेरी है वहाँ से पूंजी निवेश इत्यादि को आकर्षित करता है। इसके बाद प्रधान शहर के बाद इसको अपन संक्रमण अवस्था भी बोल सकते हैं। ये संक्रमण की अवस्था है, प्रथम अवस्था है उसमें परंपरागत समाज होता है, दूसरी संक्रमण की अवस्था है, यहाँ से विकास जो है प्रधान शहर है वो बनता है। नेक्स्ट है औद्योगिकरण का विकास होता है, छोटे छोटे उद्योग के केंद्र बन जाते हैं, जैसे ये भी एक सेंटर डेवलप हो गया, ये भी सेंटर डेवलप हो गया। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसका जो श्रम या निवेश है वो इस क्षेत्र में भी जा सकता है और इस क्षेत्र में भी जा सकता है, प्रधान शहर में भी आ सकता है, और इसका एक जो दूसरा एक नगर विकसित हो रहा है वहाँ भी जा सकता है। तो ये क्या है? औद्योगिकरण का विकास शुरू हो जाता है। तीसरी स्टेज में औद्योगिकरण का विकास शुरू हो जाता है, औद्योगिकरण का विकास, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो जाता है, विकास शुरू हो जाता है तीसरी अवस्था में। कोर पेरिफेरी मॉडल जो है अपने वो देख रहे हैं, जॉन फ्रीडमैन का है ये। नेक्स्ट है महानगर या सन्नगर की एक अपन कंसेप्ट जो देखते हैं, सन्नगर पैट्रिक गेडीज ने दिया है ये कंसेप्ट। सन्नगर का मतलब है कि विकास करते करते जो केंद्र होते हैं या फिर जो शहर हैं वो लीनियर रूप में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो इसमें ये अवस्था है उत्तर औद्योगिक समाज की, उत्तर औद्योगिक समाज की अवस्था है ये, उत्तर औद्योगिक समाज। तो ये डायरेक्ट अपने को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है अपना, तो इसमें ये डायग्राम देख के भी पूछा जा सकता है। सन्नगर या मेगालोपोलिस जो है वो डेवलप हो जाता है यहाँ पर। तो ये डायग्राम भी अपने को ध्यान में रखना है, जैसे पिछली बार भी एक डायग्राम आया था कि ये किस मॉडल से रिलेटेड है, तो डायग्राम भी पूछे जाते हैं अपने। एक थिंकर्स को अपन ने रिवाइज करने का कंसेप्ट शुरू किया था, तो देख लेते हैं अपन, गुनार मेडाल को रिवाइज कर लेते हैं। गुनार मेडाल 1898 से 1987 स्वीडिश इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट और पॉलिटिशियन है। यहाँ अपने को सिर्फ दो ही चीज़ें याद रखनी है, सर्कुलर क्यूमुलेटिव पोजीशन मॉडल और स्प्रेड एंड बैकवॉश इफेक्ट। स्प्रेड और बैकवॉश इफेक्ट को मैंने बता ही दिया था। नेक्स्ट इनकी बुक याद रखनी है अपने को, दो इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन, ये दो बुक है, इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन और एशियन ड्रामा जो कि गरीबी पर लिखी गई है। ये बुक्स अपने को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है कि इन्होंने जो रोलिंग प्लान तैयार किया था जनता सरकार के समय, और इनको अस्थायी या असमान आर्थिक विकास के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो अपन ने इनको बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, फिर भी यहाँ एक इंट्रोडक्शन अपन एक बार और ले लें तो अपने इसको भूले नहीं, इसलिए मैंने यहाँ इसको इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है J.R. बॉडविले या बोडुए 1919 से 1975 फ्रांसीसी प्रादेशिक अर्थशास्त्री हैं, पेरोक्स के शिष्य हैं। ग्रोथ पोल थ्योरी पर कार्य किया और उसका विकास किया। जैसे पेरोक्स ने तो पोल बोला था, अपन ने क्या याद किया था कि पोल पे चढ़ के रॉक करना, या पोल डांस होता है उससे रॉक एंड रोल, ऐसे याद रख सकते हो आप। और बोडविले ने उसको पोल को सेंटर बना दिया था, ग्रोथ सेंटर। तो ये भी ध्यान रखना है अपने को। प्रौद्योगिकी विकास ध्रुव को शहरी क्षेत्र में अवस्थित विस्तारित होते उद्योगों के समुच्चय और इनके प्रभाव क्षेत्र में हो रही आर्थिक गतिविधि के और विकास के रूप में परिभाषित किया। तो ये बोडुए का कंसेप्ट है। अपन पोल में और सेंटर में डिफरेंस भी देखेंगे, सारे लेक्चर्स हैं वो अपने कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है के.बी. सुंदरम भारतीय नियोजन करता है, और PCAT जो कंपोनेंट प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस टेक्निक है उसके लिए उसका इन्होंने प्रयोग किया था, चित्तीदार विकास जो है उसको बताया था। इनकी बुक है अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग इन इंडिया, और रूरल डेवलपमेंट, नेशनल पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस, ज्योग्राफी ऑफ अंडर डेवलपमेंट, मल्टी प्लानिंग एंड इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। तो ये वाली बुक अपने को ज़्यादा ध्यान रखनी थी, ये वाली बुक। नेक्स्ट है जॉन फ्रीडमैन को भी अपन ने देखा था 1926 से 2017, और रीजनल प्लानिंग के प्रोफेसर है, कोर पेरिफेरी मॉडल है इनका, और मध्य संबंध, कोर और पेरिफेरी के मध्य संबंध है उस पर विकास है वो निर्भर करता है। सिटी मेट्रोपॉलिटन अप्रोच पर इनका वर्क है, द वर्ल्ड सिटी हाइपोथेसिस पर भी इनका वर्क है, तो ये भी पूछा गया है एग्जाम में। द वर्ल्ड सिटी हाइपोथेसिस किसका वर्क है, तो ये जॉन फ्रीडमैन का है। इनकी पुस्तकें हैं प्लानिंग इन द पब्लिक डोमेन, द प्रोस्पेक्ट ऑफ सिटीज, द चाइनाज अर्बन ट्रांजिशन, ये इनकी बुक्स हैं। और इनका वर्क भी देख लिया था अपन ने। वर्तुल संचय पुनर्निवेश की संज्ञा दी थी इन्होंने। पेरीफेरी के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ से सारा जो
पेरीफेरी के जो भी संसाधन है वो कोर की तरफ चले जाते हैं, तो पेरीफेरी का विकास है वो नहीं हो पाता है। तो ये सब अपने देख लिए। आज के लेक्चर में अपन ने रीजनल इम्बैलेंस पढ़ा है और इंडिया में रीजनल इम्बैलेंस है उस पर किस किस ने वर्क किया है वो पढ़ा है। तो आप इस लेक्चर को से तैयार कीजिए, पहले भी जो लेक्चर्स आए हैं उनको देखते रहिए, सारी चीज़ें हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो किसी भी लेक्चर को मिस मत करिए। और जो 40% जो ट्रैफिक है चैनल का वो अनसब्सक्राइब्ड पीपल्स हैं वो देख रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बोलती नहीं इस बात को, फिर भी एक बेसिक सी बात है कि जब हम इतनी मेहनत से आपके लिए लेक्चर तैयार कर रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब और लाइक तो करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 40% पीपल हैं वो देखते भी हैं लेक्चर को और लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो हम तो आपसे कुछ एक्स्ट्रा फीस वगैरह तो ले ही नहीं रहे। तो ये अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को शेयर करते हैं, तो हमें भी इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। बाकी आप सब समझदार हैं। इस लेक्चर की PDF आप ब्लॉग से ले सकते हैं, गौतम एकेडमी gk.blogspot.com, ब्लॉग का एड्रेस मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसकी PDF ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी अपन ने तैयार किए हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे जल्दी ही। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद।